अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उन तमाम तर मेडिसिन को जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अफेक्ट करती हैं। राइट। हम लोगों के हर सिस्टम के अंदर ऐसे आया है कि हम लोगों ने कॉमन डिजीज़ के बारे में पढ़ा और उसके साथ साथ हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट देखा। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि निज़ाम तनफ़्फ़ुस सांस लेने का जो अमल है उसके अंदर अगर हम कॉमन डिजीज़ देखें तो अस्थमा, कफ और राइनाइटिस। अस्थमा दमा जिसे कहा जाता है, कफ जिसे हम लोग खांसी कहते हैं, और राइनाइटिस एलर्जिक राइनाइटिस जिसको हम लोग हे फीवर का नाम भी देते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था इसके बारे में कि हे फीवर, राइनाइटिस या राइनोरिया इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल म्यूकोजा। ठीक हो गया। पहले पहले हम लोग अस्थमा के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, फिर हम लोग इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। अगर हम अस्थमा की बात करते हैं जिसे हम लोग कह रहे हैं जी दमा, ठीक है। तो क्या है कि अज़मा में हम लोगों ने फर्स्ट एड के अंदर ये चीज़ पहले से पढ़ी है कि जब कभी एलर्जन हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो हमारे हेल्पर टी सेल्स या फिर हमारे जो इम्यून सेल्स हैं उसके अंदर हमारे पास बेसोफिल्स आ जाते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। ये जो हमारे पास हेल्पर, ये जो इम्यून सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जाग जाते हैं और ये क्या करेंगे, ये साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। साइटोकाइंस मीन्स interleukins 5 and interleukin 4. Interleukin 4 is responsible for the production of the antibodies and also for the attachment of the antibodies with the mast cells. Interleukin 4 जो है वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज को, IgE को प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ बाइंडिंग ऑफ IgE विद मास्ट सेल, और मास्ट सेल्स के साथ ये उसको बाइंड भी करवाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, मास्ट सेल्स के साथ जैसे ही ये न्यूली सेंसिटाइज्ड वाई शेप्ड मास्ट सेल जो है, जब ये वाई शेप्ड सेंसिटाइज्ड वाई शेप्ड एंटीबॉडीज जो हैं, जब ये मास्ट सेल के सरफेस के ऊपर फिक्स हो जाएंगी, बाइंड हो जाएंगी, तो क्या है, ऑन द सेकेंड एक्सपोजर ऑफ द एलर्जन, जब दोबारा से एलर्जन हमारी बॉडी में दाखिल होगा तो वो डीग्रेन्यूलेशन करना स्टार्ट कर देता है। हमारे इन इम्यून सेल्स के अंदर मौजूद वो जो ग्रेन्यूल्स थे वो क्या होते हैं, वो सेल से बाहर आ जाते हैं और वो ब्लड में चले जाते हैं और वो मुख्तलिफ तरह के सिम्टम्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया। और इन सिम्टम्स के अंदर हम लोगों ने पहले भी ये चीज़ पढ़ी थी कि इसके अंदर क्या होता है। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर तो बहुत कॉमन सा पढ़ा था कि क्या है कि हमारे जो मसल्स हैं, ब्रोंकियल मसल्स हैं, वो क्या होते हैं, उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। ब्रोंकियल मसल्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्मूथ मसल्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक हो गया। फिर हम लोग कहते हैं इस तरफ, हम कहते हैं जी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, यहाँ पर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। हम लोग कहते हैं जब इन्फ्लामेशन हुई, ठीक है, तो इन्फ्लामेशन होने के साथ साथ जो ब्रोंक्यूल्स के अंदर का जो रास्ता था वो कम हो गया, यानी कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, सांस की नालियां जो थी वो सुकड़ गई। ठीक हो गया। सांस की नालियां का वो जो सांस की नाली थी उसका दरमियान का जो रास्ता था वो कम हो गया। इसके साथ साथ हम लोग कहते हैं कि हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, सांस की जो नालियां हैं जिसके अंदर एक म्यूकस सिक्रीशन हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो नहीं, ये जो हमारी ब्रोंक्यूल्स हैं उसका इनर म्यूकोजा जो है वो म्यूकस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब ये म्यूकस ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये रास्ता तंग कर देगा। ठीक हो गया। यानी कि म्यूकस इंक्रीज इन म्यूकस सिक्रीशन। म्यूकस सिक्रीशन। ठीक हो गया। इसके साथ साथ ये एक और काम करता है। क्या काम करता है, ये इओसिनोफिल्स रिक्रूटमेंट कर देता है।
इयोसिनोफिल रिक्रूटमेंट क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इयोसिनोफिल्स जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं एट द साइट ऑफ द इन्फ्लामेशन और द साइट ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है, जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई है, वहाँ पर ये इयोसिनोफिल इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं फॉर फर्दर प्रोसीजर। इसके अलावा फोर्थ थिंग, फिफ्थ थिंग, फिफ्थ थिंग क्या होगी कि ये हमने यहाँ पर इयोसिनोफिल्स बना दिए। फिफ्थ थिंग क्या है कि प्लाज्मा एक्सुडेशन हो जाती है। प्लाज्मा एक्सुडेशन कैसे? कि हमने अभी बात की कि ये जो मसल्स हैं ये ये इन्फ्लामेशन हो जाती है इसकी। जब इन्फ्लामेशन होगी तो ये जो हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं ऑफ आवर स्मूथ मसल्स वो क्या होते हैं, वो खिंच जाते हैं, मतलब वो एक्सपैंड होंगे। तो क्या है कि इसके अंदर का फ्लूइड जो है वो मूव करने लगेगा फ्रॉम द आउटसाइड। जो परमेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी जिसकी वजह से प्लाज्मा और द फ्लूइड मूव आउटसाइड दैट कॉज प्लाज्मा एक्सुडेशन, एक्सुडेशन और म्यूकस एडिमा या म्यूकोजा एडिमा, म्यूकस एडिमा। ठीक हो गया, तो ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब ये वो तमाम तर चीज़ें जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक हो गया। हमारे इंटरल्यूकिन 4 ने क्या किया, वो जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी ने बनाई थी, एक तो उसको प्रोड्यूस भी करता है, आईजीई एंटीबॉडीज़ भी बनाता है और उसको मास्ट सेल के सरफेस पे के साथ बाइंड भी कर देते हैं। बाइंड करने के बाद वो क्या करेगा, डीग्रेन्युलेशन कर देगा, यानी कि सेल्स, मास्ट सेल्स जो हैं वो फट जाते हैं और अंदर से जो इनकी केमिकल मीडिएटर्स हैं, केमिकल मीडिएटर्स कौन-कौन से होते हैं? हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था केमिकल मीडिएटर्स, जो कि जिनको हम लोग इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लामेशन कॉज कर रहे होते हैं आगे चल के। केमिकल मीडिएटर्स जिसमें मैं बात कर लेती हूँ हिस्टामीन्स की या फिर ल्यूकोट्राइन्स की। इस वजह से बात कर रहे हैं क्यों? क्योंकि अभी हम लोग अस्थमा के अंदर इन दोनों को ही पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स इस्तेमाल करेंगे और हिस्टामिन्स एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स इस्तेमाल करेंगे। हमने कहा कि केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं लाइक ल्यूकोट्राइन्स और हिस्टामिन। हमारी बुक के अंदर एक स्पेसिफिक वर्ड लिखा हुआ है सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन्स। ठीक हो गया। अब ये जब रिलीज होते हैं ब्लड के अंदर तो ये क्या करेंगे, स्मूथ मसल्स की इन्फ्लामेशन कर देंगे, वो फूल जाते हैं। ठीक है, और दरमियान में से जो रास्ता है ब्रोंक्यूल्स का वो कम हो जाता है, वो सिकुड़ जाती हैं। ठीक हो गया, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई। म्यूकस जो है, जो म्यूकोजा सिक्रीट कर रहा है एक लिक्विड, तो वो उसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है। जैसे हमारे नॉस्ट्रल्स में जब नेजल म्यूकोजा जब इन्फ्लेम करता है या वो सिक्रीशन ज़रूरत से ज़्यादा कर देता है तो नॉस्ट्रल्स बंद हो जाती हैं, यानी कि जो नाक की जो नथनी है वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जब ब्रोंक्यूल्स के अंदर म्यूकस की सिक्रीशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी तो पेशेंट जो है वो सांस खींच खींच कर लेगा और फिर रैपिडली उसकी जो रफ्तार है वो तेज़ होती चली जाएगी। इंक्रीज इन म्यूकस सिक्रीशन। फोर्थ थिंग, इओसिनोफिल रिक्रूटमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। ये हमारा जो इंटरल्यूकिन 4 है वो इओसिनोफिल जो हमारा वाइट ब्लड सेल है उसकी रिक्रूटमेंट करता है, यानी उसको इकट्ठा करना शुरू कर देता है एट द साइट ऑफ द इन्फेक्शन और द साइट ऑफ द इन्फ्लामेशन। और इसके साथ साथ हमारा इंटरल्यूकिन 5 जो है ये भी क्या करता है, ये इओसिनोफिल रिक्रूटमेंट करता है, रिक्रूटमेंट करता है। ठीक है, और फिफ्थ थिंग प्लाज्मा एक्सुडेशन और म्यूकस एडिमा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेडिसिन ले सकते हैं, कौन सी, ल्यूकोट्राइन, सिस्टीनाइन ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स हम लोग ले सकते हैं ताकि ये तमाम तर चीज़ें ना हो। ठीक हो गया। और अगर हम लोग इसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इस चीज़ को बना देते हैं जिसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो क्या होगा, क्या हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, अब अगर हम लोग इसकी ड्रग्स देखें, मतलब कि वो ड्रग्स दैट इज यूज्ड इन ट्रीटिंग अस्थमा,
तो उसके अंदर क्या है कि हमारे पास सबसे पहले पहले हमारे पास मेडिसिन आ जाएगी, कौन सी, ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स। हम लोग ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ल्यूकोट्राइन जो है वो ब्लड में रिलीज ही ना हो। जब वो रिलीज नहीं होगा तो वो ये सिम्टम्स जो हैं वो जाहिर नहीं करेगा, नंबर वन। नंबर सेकंड, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बीटा एड्रीनर्जिक, बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट लेते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने, जब हम लोग कीवर्ड्स स्टेप्स याद करते तब हम लोगों ने याद किया था दैट बी फॉर बीट्स, सॉरी बी फॉर बीटा एंड बी फॉर ब्रेथ, यानी और टू हमारे बॉडी के अंदर लंग्स होते हैं, यानी कि हमारे लंग्स में दो जो है, हमारे लंग्स के अंदर बीटा 2 मौजूद होगा रिसेप्टर, ठीक हो गया। और अगर हम याद करें एड्रीनर्जिक सिस्टम को, तो हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा था कि हमारी जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं और जो हमारी ब्रोंक्यूल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट लेते हैं, ठीक है, ताकि वो जो हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट हुई हुई हैं वेसल्स, ब्रोंक्यूल सॉरी, वो क्या है, वो डायलेट हो जाएं, खुली हो जाएं, और जो है आई मीन आराम से के साथ पेशेंट जो है वो सांस ले सके। नंबर थर्ड, हम लोग इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं ये हमारे पास ओरल फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है, ओरली भी लिया जाता है, ये आईवी भी लिया जाता है और इनहेल्ड फॉर्म में भी लिया जाता है। हमारी बुक के अंदर जो मेंशन है दैट इज इन इनहेल्ड फॉर्म, ठीक है। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम लोग लेते हैं, ठीक है, और ये जो है ये बेस्ट चॉइस है फॉर ऑल टाइप ऑफ अस्थमा, यानी कि कम दर्जे का हो, माइल्ड हो, या दरमियाने दर्जे का हो, मॉडरेट, या फिर सीवियर अस्थमा हो, हर सिचुएशन में इंसान इसको ले सकता है, इसको रिकमेंड किया जाता है। नंबर फोर्थ, आप लोग इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ ज़ेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स लेते हो, और ज़ेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो है ये क्या करते हैं, ये ज़ेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को रोक देते हैं। एज फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं थियोफाइलिन की। थियोफाइलिन क्या करता है, थियोफाइलिन जो है जिसको हम लोग ब्लैक टी से हासिल करते हैं, ठीक है, चाय की पत्ती से हम लोग इसको हासिल करते हैं, ब्लैक टी से, ठीक है। थियोफाइलिन क्या करता है, ये ज़ेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को रोक देता है, जो कि इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन को ये प्रोमोट कर रहा होता है, और इन्फ्लामेशन को ये प्रोमोट कर रहा होता है ज़ेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है, जो हाइपोजेंथीन को ज़ेंथीन में, ज़ेंथीन को यूरिक एसिड में, और यूरिक एसिड इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है, वो इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास ये जो ज़ेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम है, ये क्या करता है, ये फॉस्फोडाइएस्टीरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जो कि क्या कर रहे हैं आगे चल के CAMP और CGMP को ये डिग्रेडेशन कर रहे होते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ज़ेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो हैं वो इनडायरेक्टली क्या कर रहे होते हैं, ये डायलेशन को स्टॉप कर रहे हैं और इन्फ्लामेशन को प्रोमोट कर रहे होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ऐसा एजेंट लेते हैं जो कि ज़ेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, एज फॉर एग्जाम्पल थियोफाइलिन। अच्छा, यहाँ अभी आज के लिए यहीं तक का ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर को। अगर हम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है कि हमारे बॉडी के अंदर अस्थमा ने किया क्या है, और ये ल्यूकोट्राइन की वजह से, मीन ल्यूकोट्राइन को अगर हम लोग रोक देंगे तो ये जो काम हो रहे हैं ये रुक जाएंगे, तो हम लोग आसानी के साथ ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसको स्टडी करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अगर कुछ क्वेश्चन हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।